दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के 2 चरण हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा एक प्रश्न पत्र जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 40 प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होंगे जो सामान्य अध्ययन यानी जीएस से पूछे जाएंगे, जबकि 80 प्रश्न आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषय से पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, निबंध और आपके वैकल्पिक विषय से संबंधित डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय नागरिक शास्त्र के 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला जो प्रश्न है, ये देखिए एक महत्वपूर्ण कथन है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है ये कथन F.W. मेटलैंड का है, जो कहते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। तो ये कथन किसका है? सही उत्तर है दोस्तों ये कथन जे ब्राइस का है, जो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, दास कैपिटल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। इस ग्रंथ में या इस रचना में मार्क्स के श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत था? ऑप्शन है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। तो दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी था, और इनके प्रमुख प्रतिपादकों में देखिए हाब्स, लॉक और रूसो का नाम आता है। अगला प्रश्न एक कथन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जो नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है वो निराकल्पना है या बकवास है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अपने उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया है और वो उसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करता है। वो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और अप्राकृतिक उच्चता के आसन पर बैठी अलंकारिक मूर्खता का द्योतक है। तो सही उत्तर है बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को बकवास मानता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति शास्त्र को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है कि यदि संप्रभुता से संबंधित सिद्धांत को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाए तो इससे अस्थायी लाभ होगा। तो सही उत्तर है देखिए राजनीति विज्ञान को इससे बहुत लाभ होगा यदि संप्रभुता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी जाए, ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है।
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सख्त या स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, ये सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है जो कि केंद्रीय सत्ता में निहित होता है, सही है। और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करती हैं, तो संविधान से जो संघात्मक व्यवस्था होता है उसमें संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं, जबकि केंद्र एकात्मक जो सत्ता होती है, एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र से ही जो है स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां शक्ति प्राप्त करती हैं, संविधान से नहीं। तो सही उत्तर 2, 3, 4 आपके सही कथन हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय सदन की विद्यमानता, स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता, स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है गार्नर। गार्नर प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं जो द्वितीय सदन की पक्षधरता और उपयोगिता सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि द्वितीय सदन की जो विद्यमानता या द्वितीय सदन जो उपस्थित है वो स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से संबंधित है। आपको बताना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है। तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संविधान का उदाहरण लीजिए, क्योंकि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और वही चीज़ ब्रिटेन की शासन पद्धति में भी है। तो भारतीय संविधान में जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, और दोस्तों ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो सही उत्तर है कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी, इनका संबंध अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित शब्दावली से है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज की विशेषताओं में द्विदलीय पद्धति है, दलों का संविधानेतर विकास है, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और दलों का शिथिल संगठन। इसके अलावा कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी ये अमेरिकी दल और वहाँ के चुनाव से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ से संबंधित नाम जो है वो है दोस्तों डायसी। दोस्तों डायसी कहते हैं कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, क्योंकि विधि के शासन में निरंकुशता होने की संभावना नहीं होती, जबकि व्यक्ति के शासन में कुछ भी संभव है। तो सही उत्तर है डायसी का कथन है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसने कहा है कि लोकतंत्र का कोई क्रमबद्ध समर्थन संभव नहीं, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन मैकफर्सन का है। मैकफर्सन का मानना है कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद और लोकतंत्र की उत्पत्ति भिन्न भिन्न परंपराओं से हुई है, इसलिए लोकतंत्र कोई क्रमबद्ध समर्थन इसका संभव नहीं है। लोकतंत्र स्वयं किसी क्रमबद्ध सिद्धांत की देन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किस विचारधारा का है? तो राज्य साधन है, साध्य नहीं। ऑप्शन है आपके उदारवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो सिद्धांत ये व्यक्तिवाद का है। व्यक्तिवाद जो है वो व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है। देखिए, व्यक्तिवाद जो है इस विचारधारा में ये मान्यता है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, और व्यक्तिवादी विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति अपना हित स्वयं समझते हैं, और व्यक्तिवादी राज्य को केवल साधन मानते हैं और इसमें व्यक्ति को साध्य माना गया है, और ये राज्य को एक आवश्यक बुराई की संज्ञा भी देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है लेनिन, ग्राम्सी, माओ या फिर काटस्की। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में VI लेनिन को माना गया है। इस बुखारिन एक विचारक हैं। बुखारिन ने
लेनिन को एक मेधावी सिद्धांतकार कहा है, क्योंकि वर्तमान शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा का सबसे बड़ा नेता और सिद्धांतकार सोवियत संघ के लेनिन रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? आपको बताना है। दोस्तों, उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक को एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक या उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। दोस्तों, जॉन लॉक ने ये प्रतिपादित किया कि शासन जनता की सहमति पर होना चाहिए। शासन जो है वो जनता की सहमति पर होना चाहिए और उदारवाद के जनक की संज्ञा जॉन लॉक को दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? बहुतंत्र मतलब बहुलवाद से संबंधित विचारक आपको बताने हैं। इसमें से कौन है? ऑप्शन है एस हंटिंगटन, जोसेफ शुम्पीटर, डेविड ईस्टन या रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुलवाद के रूप में रॉबर्ट डेहल ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। डेहल का मानना है कि शासन सत्ता की एकमात्र संस्था नहीं है जो व्यक्ति के विकास में योगदान देती है, बल्कि इसके अलावा कई अन्य संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देती हैं। अगला प्रश्न है, पारिभाषित शब्द सामाजिक लोकतंत्र किसके द्वारा गढ़ा गया था? सामाजिक लोकतंत्र या सोशल डेमोक्रेसी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन है प्रजातंत्रवादी, साम्यवादी, नाजी और समाजवादी। तो दोस्तों, सामाजिक लोकतंत्र देखा जाए तो एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ढांचे में सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक सौदाकारी के इंतजाम वाली एक नीति व्यवस्था के लिए प्रातिनिधिक लोकतंत्र जो है आय पुनर्वितरण के उपाय के लिए, अर्थव्यवस्था के विनियमन और कल्याणकारी राज्य के प्रावधानों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेपों का समर्थन करती है और ये शब्द जो है समाजवादियों के द्वारा गढ़ा गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक लोकतंत्र शब्द जो है सोशलिस्ट थिंकर्स के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबिंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनैतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ऑप्शन है अरबिंदो का जो वंदे मातरम है उनके आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जो है काल को दर्शाता है। दोस्तों, अरविंद घोष एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, लेकिन बाद में योगी बन गए और इन्होंने पांडिचेरी के ओरोविले में एक आश्रम स्थापित किया था और उनको भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उन्नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मार्क्स और एंजेल्स की है? ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जर्मन आइडियोलॉजी या हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मन आइडियोलॉजी। दोस्तों, जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स और उसके साथी एंजेल्स की कृति है। इसके अलावा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली भी मार्क्स और एंजेल्स की सामूहिक कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है। वो किस देश का संविधान है? ऑप्शन है साइप्रस का संविधान, अलेक्जेंड्रिया का संविधान, मैसिडोनिया का संविधान या फिर एथेंस का संविधान। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये है आपका एथेंस का संविधान। अरस्तु ने अपने तत्कालीन समय में प्रचलित 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिनमें से केवल एथेंस का संविधान विद्यमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ये स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, किसने ये स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है, जो हमारा नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है, उसमें जॉन लॉक कहता है कि व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अवस्था में लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लॉक। दोस्तों, जॉन लॉक कहता है
कि व्यक्तियों के पास पहले से ही उनके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे। और देखा जाए तो मार्क्स को प्रथम उदारवादी कहा जाता है। और इसके समझौते में एक तरह से दो प्रकार के समझौते होते हैं। वो कहता है कि पहला खुला सामाजिक समझौता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक युग यानी प्राकृतिक अवस्था की कमियों को दूर करने के लिए नागरिक समाज की स्थापना की जाती है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों को नहीं, बल्कि केवल एक अधिकार यानी प्रकृति के कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने और स्वयं की शिकायतों का समाधान करने को त्यागने पर सहमत हो जाता है। और इसमें होता है दूसरा सिद्धांत शासन संबंधी समझौता है। जब नागरिक समाज स्थापित हो जाता है, तब समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से शासक के साथ एक अन्य समझौता किया जाता है, जो अपने ऊपर कष्ट विपदाओं को दूर करने का दायित्व लेता है, जो किसी समय प्राकृतिक युग में मौजूद थी। तो देखा जाए तो लॉक ने ये स्वीकार किया है, प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, तो ये मैकियावेली से संबंधित है, इसलिए कि मैकियावेली ने सबसे पहले मध्यकाल में धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक करने का कार्य किया था। सहमति का सिद्धांत दोस्तों, ये जॉन लॉक से संबंधित है। व्यक्तिवादी सिद्धांत ये हाब्स से संबंधित है। आप जानते हैं हाब्स को प्रथम व्यक्तिवादी भी माना जाता है। और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये जीन जैक्स रूसो से संबंधित है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? जॉन लॉक, ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों, लॉक जो है सीमित और मर्यादित राज्य की बात करता है, और वह राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक यानी कि संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने उद्देश्य के रूप में कब की थी? ऑप्शन है 1925, 1929, 1926 या 1936। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1929। दोस्तों, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में अपने उद्देश्य के रूप में की थी। और आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस बात पर आधारित था? तो सही उत्तर है, अरस्तु द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण था वो इस बात पर आधारित था कि कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है। और आप जानते हैं अरस्तु ने दोस्तों उस समय एक बेहतर संविधान के लिए अपने समय में प्रचलित लगभग 158 नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। और ये इस बात पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से लाभान्वित कौन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? ऑप्शन है रूसो, लॉक, ग्रीन या फिर मिल। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी था और उसने इस बात पर बल दिया कि मतदान का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनका कि एक निश्चित बौद्धिक स्तर हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कौन सी विशेषताएं सही हैं आपको बताना है। तो इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है, सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप है, ये भी सही है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, सही है। और धर्म जनता की अफीम है, ये भी सही है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें सभी कथन 1, 2, 3 और 4 ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा था? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग का कार्यकारी समिति माना था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन एक मूल क्रियाकलाप है। ये कथन किसका है?
ऑप्शन है आपके माओ, रोजा लग्जमबर्ग, लुइस अल्थुजर या कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स का कथन है दोस्तों। वो कहता है कि मनुष्य को सोचने के पहले खाना चाहिए। मार्क्स भौतिकवादी चिंतक है जो विचारों के पहले जो है भोजन को महत्व देता है, क्योंकि वो कहता है कि आदमी तभी सोच सकता है जब उसका पेट भरा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो सही उत्तर है राय यानी मानवेंद्रनाथ राय और लेनिन की बहस औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित थी। तो देखिए, लेनिन चाहते थे कांग्रेस के माध्यम से भारत में क्रांति की ज्वाला को तेज किया जाए, जबकि राय ने विचार व्यक्त किया कि भारतीय जनता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नहीं है, यह विशेष रूप से एक आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की समस्याओं में रुचि ले रही है। तो सही उत्तर है राय लेनिन बहस औपनिवेशिक प्रश्न के मुद्दे के ऊपर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो सही उत्तर है दोस्तों A.S. अल्टेकर। A.S. अल्टेकर प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित माना है। अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कौटिल्य ने सुरक्षा और विदेश संबंधों के संबंध में अपना मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपने प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन कौटिल्य का है। कौटिल्य का कथन है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसका समर्थक था? तो आप जानते हैं कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। सही उत्तर है राजतंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और उसके बाद दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया। गांधी एंड गांधीज्म, ये पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, महर्षि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। और गीतांजलि आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न है, 100वां संविधान संशोधन से अप्रभावित राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले 100वां संविधान संशोधन जानिए दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश सीमा विवाद से संबंधित है और इस समझौते में हुआ था कि भारत को बांग्लादेश से करीब 510 एकड़ भूमि वापस मिलेगी, जबकि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ भूमि मिलेगी भारत से। तो इसमें सिक्किम राज्य अप्रभावित रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100वें संविधान संशोधन से सिक्किम अप्रभावित रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था से, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपको बताना है हंटर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था और हंटर कमेटी सरकार ने व्यवस्था से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शांति आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कहलाता है? कामगार आंदोलन, किसान आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन और नव उपनिवेश विरोधी आंदोलन। तो दोस्तों शांति आंदोलन जो है इसको न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है, यानी नव सामाजिक आंदोलन शांति आंदोलन है। नव सामाजिक आंदोलन उत्तर भौतिकतावादी मूल्यों पर बल देते हैं। उनके द्वारा शांति आंदोलन परमाणु हथियार विरोध, उपभोक्ताओं के हितों के लिए संचालित किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से युवा, सुशिक्षित, परिवर्तनवादी और मध्यम वर्गीय नागरिक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद के कारण बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नया संगठन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया था? ऑप्शन है इलाहाबाद, पूना, वर्धा या साबरमती। तो सही उत्तर है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों,
तो सही उत्तर है ये वर्धा कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? बर्मा में, जापान में, मलाया में या फिर सिंगापुर में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। और देखिए, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इन्होंने रास बिहारी बोस ने सौंपी थी और 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा था? तो दोस्तों, ईवी रामास्वामी नायकर स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा था। दोस्तों, ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था और जिसका सिद्धांत रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सर अली इमाम। तो नेहरू कमेटी के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू वे इस समिति के सचिव थे। देखिए, नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 को किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यों में सर अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, टीबी सप्रू, एनएम जोशी, मंगल सिंह और एमएस अणे इत्यादि थे। अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो सही उत्तर है 1951। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और सही कूट के आधार पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर अनेक विचारकों ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा दी है। इसके अलावा के.एम. पडिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी है। बी.एन. राव, दोस्तों बी.एन. राव ने इसको नैतिक उपदेश कहा है और आइवर जेनिंग्स ने इसको पूर्ण आकांक्षा कहा है। तो सही उत्तर आपका इस हिसाब से मिलान हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? आपको बताना है। स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा का संविधान। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक ऋणी है, क्योंकि लगभग 200 विषय, 200 अनुच्छेद हूबहू उसी धाराओं को, 200 धाराओं को उसी तरह या थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाए गए थे। ये आपका सही है। और कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये सही नहीं है। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो जो भारतीय संविधान के कई उपबंधों को 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने ये प्रस्ताव नहीं किया था कि इसको आधार के रूप में अपनाया जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 क्या प्रदान करता है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं और इसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अपने नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। तो सही उत्तर है जो है ऑप्शन डी, कल्याणकारी कार्य। अगला प्रश्न है, हमने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है? तो आप जानते हैं आयरलैंड गणराज्य। आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की संकल्पना ली गई है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो ये है अनुच्छेद 43A। दोस्तों, अनुच्छेद 43A ये उपबंध करता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य किसी रीति से कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक, सकारात्मक, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धर्म से संबंधित या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इनको दिया गया है, मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और ये अवधारणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में शामिल किया था? ऑप्शन है आपकी यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1962, फ्रैंक एंथी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1986, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 और रामानुज बनाम तमिलनाडु राज्य 1961। तो सही उत्तर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने ये पारित किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिक का मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2005 में। दोस्तों, वर्ष 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश में लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश एक न्यायिक उपचार है। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण करता हो, विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, तो वहां पर न्यायालय द्वारा इस याचिका को जारी कर कर्तव्यों के लिए बाध्य किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। तो वर्ष है 1975। सही उत्तर वर्ष 1975 में भारत में सिक्किम का विलय हुआ था। और आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये आपके लिए एक प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। 42वां संविधान संशोधन ये मौलिक कर्तव्य सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। 73वां संशोधन पंचायती राज से है और 84वां संशोधन केंद्र राज संबंध, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, 84वां संविधान संशोधन इसके द्वारा जो है संविधान में ये संशोधन किया गया कि 1991 की जनगणना के दौरान सुनिश्चित की गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा सीटों और राज्य की विधानसभा सीटों में कोई परिवर्तन किए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित और पुनर्गठित किया जा सके। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। अन्य जो 3 ऑप्शन हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और IAS और IPS के बारे में उल्लेख। तो इसमें आप अनुच्छेद के हिसाब से चलिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में वर्णित है। राज्य का नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना ये 356 में है दोस्तों। और IAS और IPS के बारे में उल्लेख ये संघ लोक सेवा आयोग 312 है। तो देखिए, सही क्रम हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं, ये सही नहीं है। राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं।
तो ये आपका सही कथन है। राष्ट्रपति मृत्युदंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते जबकि राज्यपाल कर सकते हैं, गलत है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश को क्षमा कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें सही कथन ये है कि राष्ट्रपति मृत्युदंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो सही उत्तर है भारत सरकार द्वारा अंतरराज्य परिषदों की स्थापना 1990 में की गई थी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतरराज्य परिषदों के बारे में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दे दी गई? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 236 और 237। तो इसमें आपको समझना है दोस्तों, अनुच्छेद 50 इसमें क्या बात है? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। तो कलेक्टर कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीश को सौंप दी गई। तो अनुच्छेद 50 सही है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दे दी गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पूर्ण वीटो, सशर्त वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। तो पूर्ण वीटो क्या है दोस्तों? पूर्ण वीटो होता है कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति, यानी एक का चौथा हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, सशर्त वीटो वो होता है कि यदि दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते हैं। निलंबित वीटो जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। और पॉकेट वीटो वो होता है जब देखिए राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? ऑप्शन है अकेले सुप्रीम कोर्ट, अकेले उच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के कितने अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो सही उत्तर है 60 दिन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि संसद का सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है? तो सही उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय ये है दोस्तों कि कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका स्वतंत्र है, इनके बंधन में नहीं है, न तो वो इनके दबाव में कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक सक्रियता। आप जानते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके कौन कौन से दोष हैं? तो 4 ऑप्शन हैं, इसके बाद आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है। इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, ये सही नहीं है। यह न्यायपालिका को सर्वसत्तावादी और तानाशाह बना देता है, ये एक दोष है। कार्यपालिका को अनुत्तरदायी और लापरवाह भी बनाता है, ये भी सही है। और ये सरकार के तीनों भागों में शक्ति विभाजन को धूमिल बना देता है। तो शक्ति विभाजन नहीं, यहाँ शक्ति पृथक्करण होना चाहिए दोस्तों, शक्ति पृथक्करण को धूमिल बना देता है। तो सही उत्तर है 2, 3 और 4। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधान के पुनरावलोकन या पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार थी, 11 सदस्यीय ये आयोग जो बना था, उसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश M.N. वेंकट चलैया थे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है, तो इस आधार पर संयुक्त बैठक बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। लेकिन जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है, दूसरे सदन उसे अस्वीकार करे
विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंशतः असहमत हैं। और तीसरा, दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है। ऐसी दशाओं में संयुक्त बैठक बुलाने के आधार हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने बिल पर सहमत देने से इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में दोस्तों होता ये है कि कोई ये संयुक्त बैठक बुलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन दोस्तों उपेंद्र बख्शी का है, जो कहते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद पर राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है? तो सही उत्तर है, संसद पर राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा के सदस्यों से समर्थन से कानून बनाया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए, संसद के अधिनियम द्वारा। संसद के अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और उल्लेखनीय है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार ये संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांत या न चलने की अवस्था में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 213। दोस्तों, अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, तो किसी राज्यपाल को ये आभास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो ऐसा अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उन स्थितियों में जो है उपेक्षित या अपेक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो सही उत्तर है, मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त होता है और मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णन किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार, जिनको शार्ट में AC मजूमदार कहा जाता है। और ये 1916 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ था और इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, देखिए यहाँ पर इन सूचियों का मिलान करना है। तो दोस्तों चंद्रशेखर जो हैं ये राष्ट्रीय मोर्चा से संबंधित हैं, इनका जो गठबंधन था राष्ट्रीय मोर्चा था। देवगौड़ा जो है संयुक्त मोर्चा से संबंधित रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA और मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA, यूनाइटेड प्रगतिशील गठबंधन। तो UPA जो है ये मनमोहन सिंह इस गठबंधन के जो है प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो इस प्रकार इन सूचियों का आपने सही मिलान कर लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है एक कारण है और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। कथन है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो ये आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप जो है इसका अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना नहीं बल्कि शासन को प्रभावित करना होता है। और दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, ये आपका सही है, क्योंकि दबाव समूह दबाव डालते हैं, लॉबिंग करते हैं और ये अपनी बातें मनवाने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते बल्कि राजनीतिक दल लड़ते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है D। A गलत है लेकिन R सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। 1 में आपकी निर्वाच की समस्या है और 2 में निर्वाच की सुधार। देखिए मतदाताओं का जाली पंजीकरण, तो मतदाताओं का जाली पंजीकरण इसको फोटो पहचान पत्र से इसको सुधारा जा सकता है। मतगणना में देरी, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के द्वारा। निर्वाचन के दौरान हिंसा,
तो ये देखिए चरणबद्ध मतदान के द्वारा, क्योंकि चरणबद्ध मतदान से सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। अत्यधिक उम्मीदवारों को कम करने के लिए अभ्यर्थियों की जमानत राशि को बढ़ाया जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था? तो सही उत्तर है, आप जानते हैं, ये था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। सूची 1 में आयोग हैं और सूची 2 में उनका स्थापना वर्ष या गठन का वर्ष है। दोस्तों, छागला आयोग ये 1962 में गठित हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोरे समिति 1971 और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपका सही है। और इन समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों देश अपने विवादों को आपसी जो है बातचीत से, आपसी समाधान, शांतिपूर्ण समाधान या द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे। तो सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 123 सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो दोस्तों, ये 1, 2, 3 असैन्य परमाणु समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य ये 2 मार्च 2006 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, सामरिक हथियार परिसीमन संधि, जिसको कि साल्ट कहा जाता है, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, साल्ट प्रथम और द्वितीय पर कब हस्ताक्षर हुए थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये 1972 और 1979। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, साल्ट 1 और साल्ट 2 संधियां ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। प्रथम साल्ट संधि जो हुई थी 1972 में हस्ताक्षरित हुई और साल्ट 2 1979 में। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है उसको हमने सॉल्व किया। दोस्तों, ये वीडियो न केवल जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के नागरिक शास्त्र के लिए, बल्कि टीजीटी, पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ, राजनीति विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न पूछा गया था कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था, किस संशोधन के द्वारा बना था। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।